Hello guys, good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Dream IS। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को लेकर एक सीरीज स्टार्ट किया गया है जिसमें आज का जो हमारा क्लास होगा वो तीसरा क्लास होगा, थर्ड क्लास होगा। इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपकी कुछ राय हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा ये था कि इन्वायरमेंट सेक्शन से स्टेट पीसीएस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो कुछ बेसिक जो बातें होती हैं इन्वायरमेंट को लेकर वो सभी के लिए जानना, जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी, उन्हें इन्वायरमेंट जो सेगमेंट है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है, ठीक है? तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसके पिछले 2 वीडियो को देख सकते हैं ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे आपके सेगमेंट में, ताकि आप जो इन्वायरमेंट सेगमेंट को अगर आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो उसमें एक कंटिन्यूटी जारी रहे ताकि आप एक के बाद एक सेगमेंट को समझते जाएँ। चलिए ये तो बात हो गई हमारे क्लास की। अगेन मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। इसके पहले मैंने आपको इन्वायरमेंट एक क्लास में चैप्टर 1 में इन्वायरमेंट समझाया था। उसके जो तथ्यात्मक जो भी वो बातें थी उससे रिलेटेड वो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया था, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में कुछ बातें बताई थी। ठीक उसके बाद जो आज का हमारा लेक्चर है वो है बायोडायवर्सिटी। मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ कि ये जो टॉपिक है वो टॉपिक बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता जो टॉपिक है, मैं आज टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ, वो टॉपिक प्री के साथ-साथ मेंस ओरिएंटेड भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना ताकि आपको अगर मेंस में किसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इससे टू द पॉइंट जो भी सेगमेंट मैं आपको बताऊँगी वो आपके ना छूटे, क्योंकि यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ठीक है? तो ये मैंने आपको क्या बताया कि ये प्री एंड मेंस ओरिएंटेड क्लास होगी, ठीक है? इसलिए ये क्लास जो है आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बायोडायवर्सिटी के बारे में, तो इसमें हम ये जानेंगे, पहला चीज़ कि हम ये जानेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या है, ठीक है? दूसरा हम ये जानेंगे कि जैव विविधता के लिए आवश्यक जो शर्त होती हैं वो क्या-क्या हैं? आवश्यक शर्तें, यानी कि जैव विविधता वाले स्थान कैसे पहचानेंगे कि ये जैव विविधता वाले स्थान है, उसके लिए क्या आवश्यक शर्त होंगी, वो मैं आपको यहाँ बताऊँगी। तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊँगी कि भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, ठीक है? साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि जैव विविधता को लेकर संकट क्या-क्या हैं, इसके संरक्षण के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं,
सभी के बारे में हम एक-एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि जो बेसिक बातें हैं बायोडायवर्सिटी को लेकर, जैव विविधता को लेकर, वो ना छूटे। ठीक है? इसमें और भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जैव विविधता होता क्या है? साथ ही मैं आपको इसमें ये भी बताऊँगी कि भारत में जैव विविधता की क्या स्थिति है। ठीक है? इसे भी मैं लिख देती हूँ। भारत में जैव विविधता की स्थिति। ठीक है? यहाँ हम इतनी बातों को जानते हुए जैव विविधता के संकट और उसके संरक्षण और उपाय के बारे में भी जानेंगे। ठीक है? इसलिए मैंने आपको बताया कि जो ये संकट है और उसके जो संरक्षण और उपाय हैं, ये मीन्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड क्लास होगी, तो आप इस क्लास पे ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि जैव विविधता क्या है। ठीक है? तो यहाँ एक नॉर्मल परिभाषा हम ये जानेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम में सजीव जीवधारियों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। ये नॉर्मल परिभाषा यहाँ बताने का ये मतलब है कि आप इसको आसानी से याद कर सकें और अपने मेंस आंसर राइटिंग में पुट अप कर सकें। ठीक है? मैं इस डेफिनेशन को लिख देती हूँ। किसी इकोसिस्टम में सजीव जीवधारियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है? यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हैं और डेफिनेशन बहुत ही साधारण और सरल भाषा में है, ताकि आपके माइंड में ये उतर सके। किसी इकोसिस्टम में यानी पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव जीवधारियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है? ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि सजीव जीवधारियों का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए किसी इकोसिस्टम में, जैसे मान लीजिए जो भी जीव हैं, पादप हैं, मनुष्य हैं, कीट हैं, इन सभी सजीव जीवधारियों की विविधता जहाँ जितनी होगी, उसे जैव विविधता का नाम दिया जाता है। ठीक है? ये तो तैयार हो गया हमारा एक डेफिनेशन। ठीक है? इसके बाद आइए हम कुछ टर्म और देख लेते हैं। दूसरा टर्म मैंने आपको ये बताया था कि जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्त क्या-क्या होती हैं। तो जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि आपको नाम से ही ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि जैव विविधता, जहाँ जीवों की विविधता हो, जीव यानी हर प्रकार के जीव, जहाँ मानव हो, जीव-जंतु हो, पादप हो, कीट हो, हर एक प्रकार के जीव और उनकी विविधता। ठीक है? तो यहाँ मैंने आपको एक टर्म यहाँ लिखवाया कि जैव विविधता के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, वो कौन-कौन सी होनी चाहिए। तो इसके लिए 2 सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यक शर्तें हैं, वो हैं पहला सर्वाधिक वर्षा और दूसरा है उच्च तापमान। ठीक है? पहला क्या मैंने लिखवाया? तो सर्वाधिक वर्षा और उच्च तापमान। अगर आप
इन्वायरमेंट अगर की पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि जहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी, वहाँ जो वन विकसित होंगे, वो बहुत ही बड़ी अवस्था में वनों का विकास होगा और जब वनों का विकास होगा, तो वहाँ अनेक प्रकार के जीव-जंतु निवास करने लगेंगे, कीट-पक्षी निवास करने लगेंगे, ठीक है? तो इस तरह से वहाँ एक जैव विविधता का केंद्र बनता जाएगा, एक जैव विविधता का निर्माण होता जाएगा। वहाँ अनेक प्रकार के नए जो जीव होते हैं, उनका विकास होने लगेगा। तो इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं जैव विविधता के लिए, मैंने आपको क्या बताया कि सर्वाधिक वर्षा, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती होगी, वहाँ सर्वाधिक वर्षा और हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान। तो आप इस हिसाब से आप ये आकलन लगा सकते होंगे कि अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, तो भारत की स्थिति में आपको जैसा कि पता होगा कि भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में यानी मेघालय, चिरापुंजी, माशिनराम वगैरह इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है? और साथ ही भारत के पश्चिमी घाट में भी, मैं आपको 1 मिनट यहाँ बता देती हूँ। ये हो गया मेघालय, माशिनराम, चेरापूंजी का ये क्षेत्र हो गया, भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हो गया। साथ ही ये जो भारत का पश्चिमी घाट क्षेत्र है, ये भी सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, क्योंकि जब भी मानसून की शुरुआत होती है, तो वो केरल के तट से ही इसकी शुरुआत होती है और यहाँ ये पश्चिमी घाट से जो हवाएं हैं वो टकराते हुए इस घाट की सिधाई में ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश यहाँ प्राप्त होती है, ये पश्चिमी घाट में भी प्राप्त होती है, साथ ही भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी प्राप्त होती है। तो यहाँ एक बात हमने ये जाना कि ये जो कुछ इम्पोर्टेंट स्थान हैं, वो जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वहीं आप देखेंगे कि जैसे-जैसे जो हवाएँ हैं, मानसूनी हवाएँ जो हैं, जैसे-जैसे ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ अरावली की एक श्रृंखला मिलती है। उस अरावली की श्रृंखला वो खड़ी श्रृंखला है, तो इसलिए हवाएँ वहाँ रुक नहीं पाती हैं और नहीं रुकने के कारण वो जो हवाएँ हैं, वो उत्तरी भारत की तरफ चली जाती हैं, तो यहाँ वर्षा राजस्थान, गुजरात, पंजाब वगैरह में कम प्राप्त होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो अरावली की पर्वत, जो कि खड़ी ढाल वाली हैं। अगर ऐसे सपाट होती, वही अगर ऐसे होती, तो ये जो हवाएँ थी, यहाँ जाकर टकरा जाती और टकराने के उपरांत यहीं पे बारिश होती तो गुजरात, राजस्थान वाले एरिया को भी पानी मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अरावली की जो बनावट है, वो दूसरे तरीके की है। ठीक है? तो यहाँ मैंने ये जाना कि पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र वगैरह, ठीक है? ये सब जो क्षेत्र हैं, वो जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी धनी क्षेत्र हैं। तो ये हमने जाना कि आवश्यक शर्तें इसके लिए क्या है। अब हम जान लेते हैं एक मैप की दृष्टि से कि मैप के ओवरव्यू मामले में आखिर जैव विविधता क्षेत्र कहाँ प्राप्त होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये जो मैं यहाँ काल्पनिक लाइन खींच रही हूँ, ये है 0 डिग्री पे हमारा विषुवत रेखा, ठीक है? इतना तो आप सभी जानते होंगे। ठीक इसके ऊपर ये कर्क रेखा है और ठीक इसके नीचे ये मकर रेखा है, ठीक है? आप सभी को पता होगा कि इसे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ के नाम से जानते हैं, इसे 23.5 डिग्री साउथ के नाम से जानते हैं, ठीक है? कर्क रेखा और मकर रेखा, ये मेरा इक्वेटर हो गया यानी विषुवत रेखा हो गया, ठीक है? आप सभी को पता होगा और आप सभी ने एक बेसिक बात तो सभी ने जाना होगा अपनी पढ़ाई के दौरान कि जैसे-जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, वो कम होता जाता है, ठीक है? टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है, सर्वाधिक जो वर्षा का जगह है, वो यही है, ठीक है? ये जो सर्वाधिक वर्षा का जगह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों-बीच इक्वेटर के मध्य होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से जैसे-जैसे हम ऊपर की तरफ जाएँगे टेम्परेचर तापमान कम होगा, लेकिन ये तो हमारे जैव विविधता के आवश्यक शर्त में तो था नहीं। हमारे जैव विविधता की आवश्यक शर्त में मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, साथ ही उच्च तापमान, लेकिन यहाँ ऊपर जाने पर तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, यहाँ भी वही स्थिति है। इसलिए सर्वाधिक जो वर्षा का क्षेत्र और उच्च तापमान का क्षेत्र जो होता है, वो इसी विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको बताया, यहाँ मैं लिख देती हूँ कर्क रेखा और यहाँ मकर रेखा। तो मैंने आपको यहाँ एक बेसिक बात समझाने की कोशिश की है कि अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं कि मैप की दृष्टि से सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या होगा, तो आप ये चीज़ बिल्कुल अपने माइंड में माइंडसेट रखेंगे कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है, वो कर्क रेखा से नीचे और मकर रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र इक्वेटोरियल वाला होता है, यानी जो विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र होता है, वो होता है, ठीक है? ये तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जाने, अब हम आगे जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और बातें, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है, वो पश्चिमी घाट और भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सर्वाधिक है। मैंने आपको बताया था इसलिए क्योंकि यहाँ जो एरिया है, ये वाला क्षेत्र जो ये पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, ये जो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट का जो क्षेत्र है, यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ मानसूनी हवाएँ ये पश्चिमी घाट से टकराकर यहाँ वर्षा ज़्यादा करती हैं, इसलिए ये जैव विविधता वाला क्षेत्र हो जाता है। साथ ही ये जो मानसूनी हवाएँ हैं, जो उत्तर-पूर्व की ओर धीरे-धीरे बढ़ती हैं, जो माशिनराम, चेरापूंजी, मेघालय, शिलांग वगैरह में बारिश का कारण बनती हैं, यहाँ भी जैव विविधता का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बन जाता है और यहाँ भी जैव विविधता का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। साथ ही केरल में शांत घाटी यानी साइलेंट वैली जो है, वो साइलेंट वैली जो है, वो जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इसके साथ ही अगर हम अन्य बातों में जानें, तो ये जो हमारा अंडमान निकोबार समूह है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है, वो भी जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही ये जो लक्षद्वीप है, ये जो स्थान है लक्षद्वीप, ये भी जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ हमने किन-किन स्थानों को टेम्परेरी जाना भारत में, तो भारत में पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल में साइलेंट वैली, हमने इतने स्थानों को जाना कि भारत में ये हॉट स्पॉट है, यानी जैव विविधता के लिए ये उष्ण स्थल है, ठीक है? क्या है ये? हॉट स्पॉट, ठीक है? यानी उष्ण स्थल, यानी सर्वाधिक जैव विविधता की प्राप्ति यहाँ पे होती है, ठीक है? ये तो बेसिक बातें हमने यहाँ पे जाना मैप के थ्रू। इस तरह के मैप, चार्ट या डायग्राम को आप मेंस आंसर राइटिंग में दे सकते हैं, ताकि आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट अन्य बच्चों से ज़्यादा हो सके। अब हम जान लेते हैं कि भारत में जो जैव विविधता या फिर वैश्विक स्तर पर जो जैव विविधता है, उनके लिए आखिर संकट क्या-क्या हैं? उस संकट के संरक्षण और उपाय के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
इन सभी बातों को आइए एक बार ध्यान दे के हम पढ़ लें। अगला जो हमारा टर्म है वो है जैव विविधता के लिए संकट। अब हम यहाँ जानेंगे कि जैव विविधता जो भी वैश्विक स्तर पर है, हमारे देश में, हमारे विश्व में हर जगह जैव विविधता जो भी मतलब स्थित है, उनके लिए आखिर उनका क्षरण कैसे हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो निकल के आता है जैव विविधता के संकट के लिए, वो है कि जीवों के प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। इस बात से आप भी सहमत होंगे, क्योंकि जिस तरह से आग लगने की घटनाएं दिन प्रतिदिन वनों में घट रही है, उस तरह से ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि वनों से विलुप्त हो चुके हैं, और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि विलुप्ति के कगार पे हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जो सबसे पहला टर्म आ जाता है वो आ जाता है कि जीवों के प्राकृतिक जो आवास स्थल हैं उनका नष्ट होना। इसमें जो दूसरा टर्म आ जाता है वो हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी पर्यावरण का गर्म होना, इन्वायरमेंट का गर्म होना। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, और टेम्परेचर जो सूर्य की जो गर्मी है वो अब धीरे-धीरे सूर्य की गर्मी से जो जीव जंतु हैं जो सूर्य को अधिक सहन नहीं कर सकते हैं वो मर रहे हैं, क्योंकि जो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ सूर्य के गर्मी की वजह से, यानी गर्मी बढ़ने की वजह से जो बर्फ़ का पिघलना है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और बर्फ़ पे आश्रित रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका खात्मा हो रहा है, वे विलुप्ति के कगार पे चले जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवार जो कारक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब हम तीसरा इसमें जानेंगे औद्योगिकरण, नगरीकरण। नो डाउट ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है हमारे जैव विविधता के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से उद्योगों को बढ़ाने के लिए जमीन की सरसफाई हो रही है, वनों को काटा जा रहा है, ठीक है, और वनों का जो विनाश है वो हो रहा है, जिसके वजह से जो जीव जंतु हैं वो भी संकटग्रस्त हो रहे हैं। साथ ही जो नगरीकरण हो रहा है, जैसे बड़े-बड़े मॉल बनाना, क्योंकि ऐसे मॉल वगैरह बनाने के लिए, होटल, मोटेल ये सब बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप देखते होंगे कि जंगलों को सफाया किया जा रहा है, जंगलों का सफाया किया जा रहा है, और इस सफाया से बहुत सारे जीव-जंतु ऐसे हैं जो कि अपने पर्यावास से दूसरे पर्यावास में जाते हैं, लेकिन दूसरे पर्यावास में जाने के बाद वे उस इन्वायरमेंट से बिलॉन्ग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और वे विलुप्ति के कगार पे चले आते हैं। अब इसमें जो अगला टर्म है वो है विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण कहने का यहाँ तात्पर्य ये होगा कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार की फसल है, दूसरे देश से अगर किसी प्रकार की फसल मंगाई जा रही है, उसके साथ अगर किसी प्रकार का आक्रमणकारी प्रजाति आ जाता है, जैसा कि अमेरिका से एक कांग्रेस घास आया था जिसके कारण बहुत क्षति हुई थी, ठीक है, उस तरह के अगर विदेशी प्रजाति का अगर आक्रमण हमारे देशज प्रजाति के साथ हो जाता है, तो ये भी एक जीवों के या फिर वनों के
विलुप्ति का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमने जाना कि जैव विविधता के लिए कुछ एक ये संकट है, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे संकट हैं, लेकिन ये चुनिंदा जो संकट हैं, ये हमेशा से एक चुनौती के रूप में उभर रहे हैं और अगर इनका समाधान न किया जाए, तो ये काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके संरक्षण और इसके उपाय के बारे में जान लेते हैं कि इसके संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण और उपाय के लिए क्या ज़रूरी है? आइए देखते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उपाय। यहाँ हम जान लेते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के जो उपाय हैं, वो क्या-क्या हैं, ठीक है? तो यहाँ हम 2 बातें समझेंगे और उसको समझने का प्रयास करते हुए इसके संरक्षण के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है इन सीटू यानी स्वस्थान पद्धति, ठीक है? दूसरा है एक्स सीटू यानी बाह्य स्थान पद्धति, ठीक है? अब हम समझेंगे कि ये स्वस्थान पद्धति और बाह्य स्थान पद्धति होता क्या है, इसको हम बहुत ही सिंपली तरीके से समझेंगे इन सीटू एंड एक्स सीटू को। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है? इस पेड़ को बचाने इस पेड़ की जो विविधता है वो काफ़ी तेज़ी से घट रही है, तो इस पेड़ को बचाना बहुत ही ज़्यादा उस एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। तो इसके संरक्षण के लिए यहाँ हम उपाय कर देंगे, ये हम उपाय कर दिए यहाँ, ठीक है? ये बाउंड्री बना दें या फिर किसी भी तरह का अगर हम यहाँ उपाय कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इन सीटू, यानी उस पेड़ का संरक्षण उसी के स्थान पे करना इन सीटू यानी स्वस्थान पद्धति कहलाता है। लेकिन अगर ये पेड़ बर्बाद हो रहे हैं और इसके बीज को अगर हमें संभाल के रखना है भावी पीढ़ी के लिए या भविष्य के लिए, तो इसके इसकी जो प्रजाति है या फिर इसके जो भी बीज हैं, इनको हम किसी दूसरे जगह या फिर प्रयोगशाला में उसको सुरक्षित रखेंगे, तो वो हो जाता है एक्स सीटू यानी बाह्य स्थान है। यानी इस पौधे को उठाकर या फिर इसके बीज को उठाकर किसी दूसरे जगह संरक्षित करना, वो कहलाता है एक्स सीटू यानी बाह्य स्थानीय पद्धति। तो ये 2 पद्धति जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ कि इन सीटू का एग्ज़ाम्पल हो गया नेशनल पार्क। हमारे देश में जो भी नेशनल पार्क हैं, वे इन सीटों के उदाहरण हैं, ठीक है? क्योंकि उनका रख-रखाव, उनको उठा के किसी और जगह नहीं किया जाता है, उनका जो संरक्षण है, ठीक है? उनको सुरक्षित करने का जो उपाय है, वो वहीं पे किया जाता है जहाँ वो पेड़-पौधे, जीव-जंतु होते हैं, तो वो इन सीटों में आ जाएगा। अगर हम एक्स सीटू की मतलब एग्ज़ाम्पल देखें, तो इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा जीन बैंक, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा जीन बैंक। अगर किसी पेड़-पौधों के जीन जो हो गया या फिर किसी पशु-पक्षी के जीन हो गया, जीन बैंक में रखे जाते हैं, यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह अगर हम प्रयोगशाला में रख रहे हैं, तो वो एक्स सीटू के एग्ज़ाम्पल हो गए। ये हो गए बेसिक टर्म जो मैंने आपको समझाया, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि जलीय जैव विविधता
क्या होते हैं? तो चलिए जैव विविधता को जानने के लिए सबसे पहले मुझे इसे मिटाना होगा और तब हम जानेंगे कि जलीय जैव विविधता किसे कहते हैं, उसके तहत क्या-क्या टर्म आते हैं। जलीय जैव विविधता। जलीय जैव विविधता के लिए एक सबसे जो बड़ा उदाहरण है, जो हमारे जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है प्रवाल भित्ति। ठीक है? प्रवाल भित्ति जलीय जैव विविधता का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति होती है, वो जल में होती है या फिर महासागर के किनारे, ठीक है, इसकी उत्पत्ति होती है। लक्षद्वीप में भी प्रवाल भित्ति की मात्रा पाई जाती है, अंडमान निकोबार में भी प्रवाल भित्ति की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है और उससे ज़्यादा अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो बैरियर रीफ है, वो पूरे विश्व लेवल पे फेमस है प्रवाल भित्ति के लिए। ठीक है? ये तो हो गए जलीय जैव विविधता। अब हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन से संस्था बनाए गए हैं जैव विविधता में जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए। तो आप एक बहुत ही फेमस संस्था का नाम सुने होंगे, जिसका नाम है IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑन नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN का फुल फॉर्म हो गया। ये IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए रेड डाटा लिस्ट जारी करती है। ठीक है? किसके लिए? तो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए। ठीक है? प्रजातियों के लिए ये एक रेड डाटा लिस्ट जारी करती है, ताकि ये पता लगाती है कि कहाँ पे किन जीव जंतुओं की विलुप्ति हो चुकी है, किनकी होने वाली है, कौन सुरक्षित है, कौन असुरक्षित है। तो ये विश्व लेवल पे, वैश्विक लेवल पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था है। ठीक है? जो कि जीव जंतुओं के पादपों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। ठीक है? तो आज हमने जाना कि प्री और मेंस लेवल के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक था जैव विविधता, उसके बारे में हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टर्म जाने। ठीक है? मेंस की दृष्टि से हमने मैप डायग्राम चार्ट को देखा, साथ ही प्री लेवल के लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को जाना। ठीक है? तो आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहें ड्रीम IAS यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।